नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप के भाग फर्स्ट में हमने बताया था आपको कि स्थलजात और जलजात दो प्रकार के निक्षेप महासागरों में पाए जाते हैं, जिनमें से हमने पिछले वीडियो में स्थलजात निक्षेपों की आपसे बात करी थी, जिसमें बजरी, रेत, पंख के भी अनेक प्रकार बताए थे, जैसे नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख, ज्वालामुखी पंख और प्रवाल पंख। आज हम करेंगे स्वयं जल के द्वारा या महासागरों के स्वयं का क्या निक्षेप होते हैं, जिनमें दो तरीके के होते हैं, जैविक निक्षेप और निर्जीव निक्षेप। जैविक निक्षेपों की बात हम करेंगे जिसको हम बोलते हैं पैलियोजिक डिपॉजिट्स। पैलियोजिक जर्मन भाषा का एक शब्द है जो कि पैलियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्र। इस प्रकार जलजात निक्षेप सागरीय नितल पर जमा हुए वह निक्षेप हैं जो सागरीय जल में ही पैदा हुए हैं। यह निक्षेप अधिकतर गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, जिनमें गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त भी शामिल हैं। इन निक्षेपों का कुछ भाग महाद्वीपीय ढाल तथा महाद्वीपीय मग्न तट पर भी पाया जाता है, और यह दो प्रकार के हमने आपको अपने इस डायग्राम में आपको बताए हैं। जैविक निक्षेप की हम बात करते हैं तो इनमें जीवों और वनस्पति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। महासागरों में अनेक प्रकार के जीव तथा वनस्पति होती है, और जब ये डेड हो जाते हैं या इनकी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इन जीवों के हड्डी पिंजर महासागरीय नितल पर धीरे धीरे कलेक्ट होते जाते हैं। अधिक गहरे सागर में तापमान तथा भोजन की कमी के कारण जीवों की संख्या कम होती है, और इन निक्षेपों की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है। अधिकांशतः निक्षेप महीन कणों के पंख के रूप में होते हैं, जिन्हें सिंधु पंख ऊज कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा लेख महोदय ने भी बताया था कि यह चूना प्रधान और सिलिका प्रधान दो प्रकार के होते हैं। चूना मतलब कैल्शियम बेस हम बात करते हैं तो इन निक्षेपों में सागरीय जीवों के अवशेषों की प्रधानता होती है, जिनके शरीर में चूने का अंश अधिक होता है। चूना प्रधान निक्षेपों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपके रेडियो टेरापॉड और दूसरा है ग्लोबिजेरिना पंख। टेरापॉड की अगर हम बात करें तो इसमें एक टेरापॉड नामक जीव की अधिकता पाई जाती है। यह बहुत ही कोमल तथा पतले शरीर के जीव होते हैं, जिनके शारीरिक ढांचे पतले, शंक्वाकार और शीघ्र या जल्दी टूटने वाले होते हैं। करीब 1/4 इंच से लेकर 1/2 इंच लंबे होते हैं। इनका शरीर चूने का बना होता है, अतः इस पंख में 80% चूना होता है। जब इसे समुद्र से निकालकर सुखाया जाता है तो यह सफ़ेद खुरदुरे पाउडर जैसा हो जाता है। टेरापॉड मुख्यतः उन कटकों तथा पठारों में पाए जाते हैं जो गंभीर सागरीय मैदान से ऊपर उठे हुए होते हैं, परंतु महाद्वीपीय स्थल भाग से दूर स्थित समुद्रों में भी हमें कई बार ये देखने को मिल जाते हैं, और करीबन 800 से लेकर 1000 फैथम की गहराई पर बहुत अधिक पाए जाते हैं। मतलब मैक्सिमम जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे 800 से लेकर 1000 फैथम की गहराई तक। इनका अधिकतर जो विकास बहुत ज़्यादा हुआ वो हुआ उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में। यह अंध महासागर के मध्यवर्ती कटक पर मुख्यतः पाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त भूमध्य सागर, पश्चिम तथा पूर्वी प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के अंडमान एवं गंगा डेल्टा के निकट गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लोबिजेरिना पंख की। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी भी उत्पत्ति चूना युक्त जीवों के अस्थि पंजर से होती है। इन जीवों में ग्लोबिजेरिना जीव की प्रधानता होती है। ये समुद्री जीव हैं, इसलिए इससे जो पदार्थ बनता है उसको हम ग्लोबिजेरिना पंख कहते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, और यह अधिकतर पिन जैसे ऑलपिन की नोक की भांति बहुत सूक्ष्म होते हैं। समुद्र से बाहर निकालकर सुखाने पर इनका रंग भूरा मटमैला हो जाता है, और स्थल से अधिक दूर पर यह दूध की तरह सफ़ेद दिखते हैं, परंतु जैसे ही हम तट के पास पहुंचते हैं ये नीला स्लेटी रंग का होता जाता है, और इसके रंग पीले से स्लेटी तक हो सकता है। यह अधिकतर अंध महासागर से के उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध में उष्ण जल में अधिक मिलता है, परंतु उत्तर में नॉर्वे तथा ग्रीनलैंड तक भी पाया जाता है। हिंद महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी महाद्वीपीय मग्न तट तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी इसका बहुत अधिक विस्तार पाया जाता है। यह पंख 1295 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल महासागरीय क्षेत्र का
करीबन 29.2% अपने में घेरे हुए हैं। अब हम बात करेंगे सिलिका प्रदान जलजात निक्षेपों की। ये बात किसकी चल रही थी? निर्जीव की जगह हम जैविक जीवों पंख की बात कर रहे हैं, तो जैविक प्रधान बात कर रहे हैं, जिनमें सिलिका नंबर 2 पर आता है। इसमें सबसे पहला क्या है कि जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें सिलिका की प्रधानता या मात्रा अधिक होती है। इनमें सबसे पहले है रेडियोलेरियन पंख। रेडियोलेरियन की भी एक जीव है और इसके अस्थि पंजर से बना हुआ है, पर इसमें सिलिका की मेन प्रधानता रहती है, जो करीबन हमें मिलता है 2000 से लेके 5000 फैदम गहरे समुद्री भागों में। इसमें कैल्शियम की मात्रा केवल 4% रहती है और सूखने पर यह मटमैले स्लेटी रंग का पाउडर बन जाता है। इसे लाल मृत्तिका का एक रूप भी माना जा सकता है। इसका अधिकतर हमने जो विस्तार देखने को मिला वो मिला प्रशांत महासागर में 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांशों के बीच। यह हिंद महासागर के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पाया जाता है, परंतु अंध महासागर में इसका पूर्ण अभाव है। एक है डाइटम पंख, जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं डाइटम पंख। यह नाम सबसे पहले मरे ने अपने चैलेंजर रिपोर्ट में दिया था। यह बहुत ही सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति के अवशेष से बनता है। यह पीले या हल्के पीले रंग का है और सुखाने के पर सफ़ेद पाउडर का रूप धारण कर लेता है। स्थल के निकट यह नीले रंग का होता है और सामान्यतः 600 से लेकर 2000 फैदम की गहराई पर मिलता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह 4000 फैदम की गहराई तक भी पाया जा सकता है। और इसमें एक बात है, सिलिका के साथ साथ इसमें 3 से लेकर 30% कैल्शियम पाया जाता है। यह निक्षेप मुख्यतः उच्च अक्षांशों के ठंडे जल में मिलता है। अंध महासागर में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में यह एक विस्तृत पट्टी के रूप में पाया जाता है और करीबन 259 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम निर्जीव प्रक्षेपों की। ये थोड़ा सा हो गया, आप सुनिए इसको, प्रक्षेप की जगह इसको आप निक्षेप सुनिएगा। निर्जीव निक्षेपों की, इनमें निर्जीव तत्वों की प्रधानता होती है और करीबन लोहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकेट्स, फॉस्फेट, डोलोमाइट, पाइराइट, फेल्सफर और इस तरीके के कण इसमें शामिल होते हैं। निर्जीव प्रक्षेपों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 रेड क्ले और दूसरा है मेट्रोइक डस्ट। रेड क्ले लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका का निर्माण मुख्यतः लोहे के ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के सिलिकेटों द्वारा होता है। यह ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थों के विघटन से भी बनती है। इसमें जीवों के कम घिसने तथा अवशेषों जैसे व्हेल के कान की हड्डियां तथा शार्क के दांत आदि भी शामिल होते हैं। इनमें कुछ अन्य खनिज तथा धूल भी मिले रहते हैं। यह निक्षेप बहुत कोमल, चिकना तथा लचीला होता है, परंतु सूखने पर यह भूरे रंग की लालिमा लिए हुए पाउडर बन जाता है और करीबन 2700 फैदम की अधिक गहराई पर यह पाया जाता है। लाल मृत्तिका का ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, यह अधिकतर सभी महासागरों में पाया जाता है और पर थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस प्रशांत महासागर में अधिक है और साथ ही साथ अंध महासागर में भी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच हमें दिखाई दे जाता है। अब हम बात करते हैं उल्का धूल की, मेट्रोइक डस्ट। पृथ्वी पर उल्कापात होते रहते हैं, ये हम सभी को पता है, और अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में से गुजरते समय जल जाती हैं और उनकी राख जल तथा स्थल दोनों पर गिर जाती है। पर जो राख स्थल पर मिट्टी में मिल जाने के कारण यह हमें अलग से पहचान में नहीं आती, परंतु अगर यही राख सागरों में जाती है और उसके नितल पर पहुंचती है तो हम इसे बहुत इजीली पहचान सकते हैं। इसमें धूल में लोहा तथा अन्य खनिजों के कण नहीं होते और यह जमाव गंभीर सागरीय भाग में मिलता है और अत्यंत मंद गति से ये इकट्ठा होता है। देखिए, ये तो सारे वर्गीकरण किसके आधार पर थे? उपलब्धता के आधार पर थे, परंतु इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे गहराई के साथ जाते हैं महासागरीय निक्षेपों में विभिन्नता मिलती चलती है। तटवर्ती निक्षेप, जिसमें मोंकहाउस ने इसको 4 भागों में विभाजित किया: तटवर्ती निक्षेप, उथले जल के निक्षेप, महागंभीर प्रदेश निक्षेप और
वित्तीय निक्षेप। तो इनमें हम बात करते हैं सबसे पहले आज तटवर्ती निक्षेपों में। इसमें बड़े बड़े शिलाखंड, चलिए आप इतना भी इसको इतना ही समझिए और इसको आप अपना ध्यान से पढ़िएगा और उसके द्वारा अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।